कल्पना कीजिए, एक ऐसा सामरिक सैन्य अड्डा जो किसी छोटे शहर जितना बड़ा हो, जिसके पास अपनी एक पूरी तरह से काम करने वाली हवाई पट्टी हो। और वो बिना एक भी गोली चले सीधे आतंकवादियों के हाथों में चला जाए। बिल्कुल, ये कोई फिक्शन नहीं है। पश्चिमी अफ्रीका के माली में ये आज की ग्राउंड रियलिटी बन चुका है। सुप्रभात और द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम आपके सामने वैश्विक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे जटिल मुद्दों का एक शांत, तथ्यात्मक और पेशेवर विश्लेषण लेकर आते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा ये कार्यक्रम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। जी, और इसे स्टाइलो न्यूज़ नामक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन द्वारा निर्मित किया गया है। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं, स्टाइलो न्यूज़ मूल रूप से स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का कंज्यूमर वर्जन है, यानी उपभोक्ता संस्करण। सही कहा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे मुख्य रूप से सरकारों, सेना और वैश्विक उद्यमों के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारे श्रोताओं के रूप में आपको अब उन विशिष्ट खुफिया उपकरणों और डेटा विश्लेषणों तक अनूठी पहुंच मिल रही है जो विशेष रूप से दुनिया के शीर्ष निर्णयकर्ताओं की सहायता के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज के विषय पर आते हैं। आज 15 मई 2026 है और पश्चिमी अफ्रीका, विशेष रूप से माली और नाइजर में सुरक्षा की स्थिति अब केवल गंभीर नहीं रही है। हाँ, वो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। जी, 25 अप्रैल 2026 को अल-कायदा से जुड़े आतंकवादी समूह JNIM और तुआरेग अलगाववादियों ने, जिन्हें FLA के नाम से जाना जाता है, एक अभूतपूर्व और समन्वित हमला किया। और उन हमलों के परिणाम बहुत भयानक थे। माली के रक्षा मंत्री सादियो कैमरा की हत्या कर दी गई और किडाल, गांव और टेसालेट जैसे प्रमुख सैन्य बेस का पतन हो गया। तो आज के हमारे इस विमर्श का मुख्य प्रश्न ये है, जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मदद को ठुकरा देता है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को खुद को बचाने के लिए वहां हस्तक्षेप करने का अधिकार है? यानी क्या अमेरिका, फ्रांस और यूरोप को 2013 की तरह इन अफ्रीकी सरकारों के समर्थन में अपनी सैन्य ताकतों का इस्तेमाल करना चाहिए? या फिर उन्हें अपने दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुला लेना चाहिए और एक सामरिक वापसी करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में हुआ था? देखिए, इस विषय पर मेरा स्पष्ट मानना है कि पश्चिमी सैन्य हस्तक्षेप का युग अब समाप्त हो चुका है। हमें एक सामरिक वापसी की ओर बढ़ना चाहिए। दूतावास खाली करने चाहिए और सैन्य हस्तक्षेप के बजाय क्षेत्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। अलग नजरिया रखना चाहती हूँ। आज की स्थिति वास्तव में 2012 या 2013 के माली संकट की याद दिलाती है, लेकिन आज खतरे का स्तर कई गुना अधिक है। अच्छा। जी, मैं इसे एक अलग तरीके से देखती हूँ। मेरा दृष्टिकोण इस बात पर केंद्रित है कि हम एक और अफगानिस्तान जैसी स्थिति को दोहराने का जोखिम नहीं उठा सकते। पश्चिमी अफ्रीका में एक विशाल आतंकवादी राज्य के निर्माण को टालने के लिए 2013 जैसे लक्षित विदेशी सैन्य हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है। लेकिन हम केवल मूक दर्शक बनकर एक पूरे भौगोलिक क्षेत्र को चरमपंथियों के हाथों में नहीं सौंप सकते ना, क्योंकि इसका सीधा असर यूरोप और अंततः पूरी दुनिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन मुझे आपको एक अलग नजरिया देने दीजिए। हमें सबसे पहले जमीनी हकीकत को समझना होगा। मैं एक पूरी तरह से तथ्य आधारित नजरिए से स्थिति का आकलन कर रहा हूं, और तथ्य ये है कि पश्चिमी सैन्य हस्तक्षेप की प्रभावशीलता माली और नाइजर में पूरी तरह से शून्य हो चुकी है। असीमी गोइता, जो कि माली के नेता हैं, और कैप्टन इब्राहिम ट्रोए, जो बुर्किना फासो का नेतृत्व कर रहे हैं, हाँ, इन सैन्य जुंटाओं ने अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स यानी ASS का गठन किया है। और उन्होंने किया क्या है? उन्होंने स्पष्ट रूप से फ्रांस की सेनाओं और संयुक्त राष्ट्र के माइनसमा शांति मिशन को अपने देशों से बाहर कर दिया है। ये सच है। उनकी जगह उन्होंने रूसी भाड़े के सैनिकों, जिन्हें अफ्रीका कॉर्प्स कहा जाता है, को अपनी सुरक्षा के लिए चुना है। ये कोई कूटनीतिक रहस्य तो है नहीं। अमेरिकी दूतावास ने पहले ही अपने नागरिकों को शेल्टर इन प्लेस की सख्त चेतावनी दी है। और फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को तुरंत माली छोड़ने की सलाह दी है। बिल्कुल। तो मेरा तर्क बहुत सीधा है।
हमें 2021 के काबुल जैसे भयानक संकट से बचने के लिए अपने दूतावास खाली कर लेने चाहिए। जिन सरकारों को हमारा समर्थन नहीं चाहिए और जो टीवी पर बैठकर पश्चिमी देशों को ही अपनी समस्याओं का कारण बता रही हैं, उन पर सैन्य समर्थन थोपना कूटनीतिक और रणनीतिक आत्महत्या है। ये एक बहुत ही सॉलिड आर्ग्यूमेंट है, लेकिन क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि माली और नाइजर में जो कुछ हो रहा है वो केवल एक संप्रभु राष्ट्र का आंतरिक राजनीतिक मुद्दा नहीं है? तो फिर क्या है? ये राज्य का पतन है, स्टेट कोलैप्स, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा पैदा कर रहा है। जब मैं लक्षित सैन्य हस्तक्षेप की बात करती हूँ तो वो इसलिए है क्योंकि AES का सैन्य गठबंधन और रूसी भाड़े के सैनिक इस खतरे को रोकने में पूरी तरह विफल रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जमीनी स्तर पर ये कैसे काम कर रहा है। हालिया खुफिया रिपोर्टों को देखें तो JNIM और इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा यानी ISGS लगातार बढ़त बना रहे हैं। आपने खुद टेसालिट का जिक्र किया था। हाँ, वो एक बहुत बड़ा बेस था। बिल्कुल। टेसालिट का सामरिक सैन्य बेस जूनटा और रूसी सैनिकों के हाथ से निकल गया, और वो भी बिना किसी वास्तविक प्रतिरोध के। रूसी सैनिक शासन की रक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन वे एक जटिल विकेंद्रीकृत विद्रोह से नहीं लड़ सकते। ये एक अहम बिंदु है। और यदि पश्चिमी देश अब पीछे हटते हैं तो ये क्षेत्र आतंकवादियों का एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाएगा। 2013 जैसे विदेशी समर्थन, रसद और सटीक खुफिया जानकारी के बिना ये आतंकवाद जल्द ही नाइजीरिया के बोको हरम और ISWAP से जुड़ जाएगा। देखिए, ये कोई सामान्य राजनीतिक संकट नहीं है। मैं उस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप 2013 के हस्तक्षेप की वकालत कर रही हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां 2013 से बिल्कुल अलग हैं। किस तरह से? जब फ्रांस ने 2013 में ऑपरेशन सर्वल शुरू किया था, तब माली की लोकतांत्रिक सरकार ने आधिकारिक रूप से उनसे मदद मांगी थी। आज स्थिति इसकी ठीक विपरीत है। बुर्किना फासो ने TV5 मॉन्ड जैसे फ्रांसीसी मीडिया नेटवर्क पर आतंकवाद की वकालत करने का आरोप लगाकर प्रतिबंध लगा दिया है। वहां की जनता और वर्तमान सरकारें हमें एक समाधान के रूप में नहीं देखती, वे हमें समस्या के एक हिस्से के रूप में देखती हैं। जरा इसके मैकेनिज्म को समझें। अगर माइनसमा और फ्रांस की सेनाएं, जो 1 दशक से अधिक समय तक वहां थीं और उन्होंने भारी निवेश भी किया था, हाँ, अरबों डॉलर खर्च किए, फिर भी वे आतंकवाद को खत्म नहीं कर पाईं, तो अब जबरदस्ती हस्तक्षेप करना स्थिति को कैसे सुधारेगा? ये तो जंगल की आग बुझाने के लिए उस पर जेट ईंधन डालने जैसा है। मैं इसे उस तरह नहीं देखती। बिना स्थानीय वैधता के सैन्य हस्तक्षेप करना एक ऐसे घर पर छत बनाने जैसा है जिसकी कोई नींव ही नहीं है। आप कुछ समय तक अपने हथियारों के दम पर उस छत को रोक सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप पीछे हटेंगे वो भरभराकर गिर जाएगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बिना निमंत्रण के पश्चिमी सेनाओं को भेजना जिहादियों को ये कहने का नैरेटिव देगा कि देखो, औपनिवेशिक ताकतें वापस आ गई हैं, जो अंततः JNIM के लिए नए लड़ाकों की भर्ती का एक सबसे बड़ा साधन बन जाएगा? मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती, और मैं आपको बताती हूँ क्यों। आप कह रहे हैं कि हस्तक्षेप से भर्ती बढ़ेगी, लेकिन मेरा तर्क है कि राज्य का पतन और आतंकवादियों की जीत सबसे बड़ा भर्ती का साधन है। पिछली विफलताओं का मतलब यह कतई नहीं है कि हम एक पूर्ण विकसित आतंकवादी राज्य को अपनी आंखों के सामने पनपने दें। हाँ, माइनसमा और ऑपरेशन बरखाने की अपनी कमियां थीं, लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया था। और वो क्या था? उन्होंने बमाको को गिरने से रोका था और एक संतुलन बनाए रखा था। फ्रांस 24 और अफ्रीकन न्यूज़ जैसे समाचार स्रोतों के साथ साथ सोशल मीडिया का सेंटिमेंट स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि रूस की अफ्रीका कॉर्प्स के किडल से पीछे हटने के बाद एक भारी सुरक्षा शून्य पैदा हो गया है। बिल्कुल, एक भारी सुरक्षा शून्य पैदा हुआ है। तुर्की के ड्रोन समर्थन के बावजूद जमीनी सेनाएं बिखर रही हैं, और देखिए, ये सुरक्षा शून्य केवल एक खाली जगह नहीं है। मतलब जब आतंकवादी किसी शहर पर कब्जा करते हैं तो वे केवल गोलियां नहीं चलाते हैं, वे वहां अपनी शैडो गवर्नेंस स्थापित करते हैं। वे शरिया अदालतें लगाते हैं जो राज्य की अदालतों से तेज फैसले देती हैं। वे कर वसूलते हैं, यानी ज़कात। हाँ, वे एक समानांतर सरकार बना रहे हैं। जब JNIM ने किडाल और गांव पर कब्जा किया तो उन्होंने ये साबित किया कि वे एक संप्रभु सेना को हरा सकते हैं।
यदि हम अभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो ये सुरक्षा शून्य इतना बड़ा हो जाएगा कि वे यहाँ से सीधे यूरोप की सीमाओं तक आतंकवाद का निर्यात करने लगेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा और इस बुनियादी बात को चुनौती देना चाहूंगा। आप बार बार एक आतंकवादी राज्य की बात कर रही हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में एक राज्य बनते हुए देख रहे हैं? तो आपके हिसाब से यह क्या है? ये सिर्फ एक अनगवर्न्ड स्पेस है, यानी शासन विहीन रेगिस्तानी इलाका। और इन दोनों में बहुत बड़ा रणनीतिक अंतर है। एक राज्य के पास बुनियादी ढांचा होता है जिसे आप निशाना बना सकते हैं, लेकिन ये एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क है। इसके अलावा आप जमीनी सैन्य आवश्यकता को राजनीतिक वास्तविकता से अलग कैसे कर सकती हैं? मैं अलग नहीं कर रही हूँ, मैं बस युद्ध केवल आधुनिक हथियारों से नहीं जीते जाते ना, वे स्थानीय समर्थन से जीते जाते हैं। इस समय पश्चिमी देशों के पास वहां कोई राजनीतिक वैधता नहीं है। रक्षा मंत्री की मौत के बाद असीमी गोयता ने खुद को रक्षा मंत्री नियुक्त कर लिया है। वे सत्ता का पूरी तरह से केंद्रीकरण कर रहे हैं। ये चिंताजनक तो है। बिल्कुल। अगर हम आपकी बात मानें और लक्षित हस्तक्षेप करें तो हम प्रभावी रूप से एक ऐसे सैन्य तानाशाह की रक्षा कर रहे होंगे जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कुचल दिया है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, दूतावासों को खुला रखना हमारे राजनयिकों को खतरे में डालता है। हम अपने लोगों को वहां बंधक बनने के लिए क्यों छोड़े, जबकि वहां की सरकार उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे रही है? यह एक दिलचस्प पॉइंट है, लेकिन मैं इसे अलग तरह से फ्रेम करूंगी। आप कहते हैं कि हमें दूतावास खाली कर देने चाहिए और एक शासन विहीन क्षेत्र समझकर इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। कूटनीतिक दृष्टिकोण से हाँ, लेकिन माली को नजरअंदाज करना ऐसा है जैसे एक पनडुब्बी के एक हिस्से में हो रहे भारी रिसाव को ये सोचकर छोड़ देना कि पानी सिर्फ उसी कैबिन में रहेगा। ये एक अच्छी उपमा है। आप उस कैबिन का दरवाजा बंद कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार दबाव पूरी पनडुब्बी के ढांचे को कुचल देगा। डेली ट्रस्ट और प्रीमियम टाइम्स नाइजीरिया की रिपोर्टें विस्तार से दर्शाती हैं कि नाइजीरियाई सुरक्षा विशेषज्ञ इस बात को लेकर कितने डरे हुए हैं। हाँ, वे डर रहे हैं कि यह प्रभाव नाइजीरिया में फैल जाएगा। और नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बोको हराम और ISWAP पहले से ही बोर्नो राज्य में सक्रिय हैं। यदि दूतावास खाली किए गए तो यह जिहादियों को एक ऐसी नैतिक जीत सौंपना होगा जो अफगानिस्तान से भी बड़ी होगी। और सबसे बड़ी बात, दूतावास खाली करने का मतलब है हमारे खुफिया नेटवर्क का पूरी तरह से टूटना। अगर हम राजनयिकों और खुफिया अधिकारियों को निकालते हैं तो हम ब्लाइंड फ्लाइट भरने लगेंगे, यानी अंधी उड़ान। नाइजर के टिलाबेरी क्षेत्र में ISGS स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। बिना खुफिया जानकारी के हम इस खतरे को कैसे ट्रैक करेंगे? मैं आपकी इस चिंता को समझता हूं कि खुफिया जानकारी महत्वपूर्ण है, लेकिन कूटनीतिक रूप से हमें क्षेत्रीय संगठनों को आगे आने देना चाहिए। पश्चिमी देशों को हर वैश्विक समस्या का पुलिस वाला बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय संगठनों के पास क्षमता कहाँ है? घाना जैसे देश जो राजनीतिक रूप से स्थिर हैं, वो ECOWS और AES के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। हमें इन क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। अफगानिस्तान 2021 से हमें जो सबसे बड़ा सबक सीखना चाहिए वो ये है कि जिन स्थानीय सेनाओं के पास स्वयं लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है, उन्हें हमेशा के लिए विदेशी सेनाओं द्वारा नहीं टिकाया जा सकता। माली की सेना ने टेसालिट में अपने इतने बड़े बेस को बिना लड़े छोड़ दिया क्योंकि उनके पास हवाई कवर नहीं था। जब स्थानीय सेना ही अपने जमीन के लिए नहीं लड़ना चाहती तो हम वहां अपनी सेना और संसाधनों को क्यों झोंकें? तो आपका समाधान क्या है? हमें कंटेनमेंट यानी रोकथाम की नीति अपनानी चाहिए। नाइजीरिया, सेनेगल और कोटे डी आइवर जैसे स्थिर देशों की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए उन्हें तकनीकी और सैन्य सहायता दें, लेकिन माली के आंतरिक भंवर में न फंसें। मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि रोकथाम या कंटेनमेंट यहां काम कर सकता है। क्यों नहीं? देखिए, जमीनी स्तर पर रोकथाम एक भ्रम है, खासकर तब जब आपके पास हजारों किलोमीटर लंबी खुली और असुरक्षित सीमाएं हों। साहिल क्षेत्र में सीमाएं केवल नक्शे पर खींची गई लकीरें हैं। तस्कर और आतंकवादी नेटवर्क इन सीमाओं को नहीं मानते। आप नाइजीरिया या घाना के चारों ओर कोई अदृश्य दीवार नहीं बना सकते, लेकिन हम उन्हें मजबूत तो कर सकते हैं। और जहां तक अफगानिस्तान की तुलना का सवाल है, ये एक बहुत ही त्रुटिपूर्ण तुलना है।
अफगानिस्तान में तालिबान मुख्य रूप से एक राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक लक्ष्य था अफगानिस्तान पर शासन करना। लेकिन JNIM और ISGS अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट की शाखाएं हैं। उनका वैचारिक लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय है, वो केवल माली में रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन क्या हमारे पास अभी वहां मौजूद रहने की क्षमता है? बिल्कुल है। मोरक्को में चल रहे अफ्रीकन लायन सैन्य अभ्यास में अमेरिका की भागीदारी दिखाती है कि अफ्रीका में पश्चिमी सैन्य क्षमता और रसद अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में मौजूद है। 2026 के मध्य तक का समय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रणनीतिक रूप से हमें कम से कम रसद, सटीक खुफिया जानकारी और नाइजर माली सीमा पर तत्काल रक्षात्मक समर्थन शुरू करना ही होगा, जैसे कि लेबिजांगा में। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम 2026 के अंत तक प्रतीक्षा करते हैं, तो इसका सीधा अर्थ होगा बमाको पर पूर्ण जिहादी नाकाबंदी। क्या आप कल्पना कर सकती हैं कि अगर बमाको जैसा बड़ा शहर जहां लाखों लोग रहते हैं जिहादियों के कब्जे में आ गया तो कितना बड़ा मानवीय संकट पैदा होगा? देखिए, मैं मानवीय संकट की गंभीरता को बिल्कुल कम नहीं आंक रहा हूं। 25 अप्रैल के हमले, जिनमें 50 से अधिक लोग मारे गए और रक्षा मंत्री की हत्या हुई, ये स्पष्ट करते हैं कि GSIM और FLA का गठबंधन कितना घातक हो चुका है। जी, लेकिन हमें अपनी रणनीतियों में यथार्थवादी होना चाहिए। आप अफ्रीकी लायन अभ्यास का जिक्र करती हैं, जो मोरक्को में हो रहा है। मोरक्को एक स्थिर सहयोगी देश है जो पश्चिमी सेनाओं का स्वागत करता है। ये माली के कठोर रेगिस्तानी इलाकों में एक अदृश्य दुश्मन से लड़ने से बिल्कुल अलग है, जहां की सत्ताधारी सरकार हमें वहां देखना ही नहीं चाहती। 2026 के मध्य तक का समय वाकई महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि इकोवास की मध्यस्थता विफल होती है तो पश्चिमी देशों को तुरंत अपनी संपत्तियों और दूतावास कर्मियों को निकालने की एक सख्त समय सीमा तय करनी चाहिए। ये तो हार मानने जैसा हुआ। नहीं, ये यथार्थवाद है। हम भावनाओं में बहकर एक और ब्लैक हॉक डाउन या काबुल 2021 जैसी स्थिति नहीं झेल सकते। यदि हम वहां टिके रहते हैं तो हमारी संपत्तियां और हमारे लोग बहुत आसान लक्ष्य बन जाएंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि हमें दूतावास खाली कर देने चाहिए, तो क्या आप महसूस करते हैं कि आप प्रभावी रूप से उस समानांतर आतंकवादी सरकार को मान्यता दे रहे हैं? मैं इसे मान्यता देना नहीं कहूंगा। ये केवल फ्रांस या अमेरिका की बात नहीं है। यूरोपीय संघ और क्षेत्रीय ताकतों को मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाना होगा। हाँ, वर्तमान जुंटा को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन जब बामाको सचमुच गिरने की कगार पर होगा ना, तो भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलेंगे। रूस की अफ्रीका कॉर्प्स ने ये साबित कर दिया है कि उनके पास इस तरह के विद्रोह से निपटने के लिए ना तो जनशक्ति है और ना ही रणनीति। जब ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि रूस उन्हें नहीं बचा सकता, तब उन्हें पश्चिमी समर्थन की आवश्यकता महसूस होगी। लेकिन अगर हम आज अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समेट कर वापस चले जाते हैं, तो कर जब वे मदद मांगेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमें उस संभावित स्थिति के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये चर्चा हमें इस संकट के सबसे जटिल और गहरे पहलुओं तक ले आई है। जैसा कि हमने इस विमर्श में देखा, इस मुद्दे पर हमारे दृष्टिकोण बुनियादी रूप से अलग हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हम दोनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि 25 अप्रैल 2026 के समन्वित हमलों ने पश्चिमी अफ्रीका के भू राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया है। इसमें कोई शक नहीं है। ये संकट अब केवल माली या नाइजर का आंतरिक मामला नहीं रह गया है। ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। मेरा नजरिया स्पष्ट है। पश्चिमी हस्तक्षेप की प्रभावशीलता और स्थानीय वैधता खत्म हो चुकी है। जान माल और संसाधनों की एक और व्यर्थ बर्बादी रोकने के लिए और 2021 के अफगानिस्तान जैसे पतन से बचने के लिए एक सामरिक वापसी और क्षेत्रीय रोकथाम की नीति ही सबसे तार्किक कदम है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि इतिहास हमें बार बार सिखाता है कि जब हम सुरक्षा शून्यों को नज़रअंदाज करते हैं तो उनकी कीमत हमें बाद में कहीं अधिक चुकानी पड़ती है। एक वैश्विक आतंकवादी पनाहगाह को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सक्रिय सैन्य और खुफिया समर्थन देना ही होगा। यदि हम आज पीछे हटते हैं तो कल हमें एक बहुत बड़े और क्षेत्रीय रूप से फैले हुए खतरे का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, यह एक ऐसा पेचीदा मुद्दा है जिस पर कोई आसान या सीधा उत्तर नहीं है। दोनों पक्षों के अपने गहरे रणनीतिक जोखिम हैं और यह हमारे श्रोताओं पर निर्भर करता है कि वे इन तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपना निष्कर्ष खुद निकालें।
सही कहा आपने। निर्णय लेने वालों को इन्हीं जटिल तथ्यों और जमीनी हकीकतों के बीच संतुलन खोजना होगा। वैश्विक सुरक्षा की इन जटिलताओं को समझना और कूटनीतिक शोर के बीच से सही जानकारी निकालना कोई आसान काम नहीं है, और यही कारण है कि आज के हमारे प्रायोजक स्टाइलो न्यूज़ जैसे उपकरण इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी हाँ, स्टाइलो न्यूज़ एक बेहतरीन मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स से सीधे और वास्तविक समय में जानकारी लेकर आपके लिए व्यक्तिगत खुफिया शैली के ब्रीफ कस्टमाइज करने की सुविधा देता है। बिल्कुल, ये कोई साधारण न्यूज़ एग्रीगेटर नहीं है। यह वह तकनीक है जो आपको एक वैश्विक निर्णयकर्ता की तरह सोचने और विश्लेषण करने की शक्ति देती है। मेरा सभी श्रोताओं से आग्रह है कि वे www.stylonews.com पर जाएं और स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, जहां आप ऑन डिमांड AI संचालित समाचार प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया भर में हो रही घटनाओं की गहराई में जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये शो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। जी, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में चर्चा करें, तो हमें ज़रूर बताएं। आप अपने विषयों का अनुरोध कर सकते हैं। स्टाइलो न्यूज़ को अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और आपका दिन बहुत शुभ हो।